ओके जी, लास्ट टाइम हमने इफ़ यू रिमेंबर क्लासिफिकेशन पाइपलाइन देखी थी। ओके, सो लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन पाइपलाइन देखी थी जिसमें मेन एजेंडा ये था कि येल्प रिव्यूज़ का एक डेटा सेट था। जस्ट टू गिव यू एक क्विक हैंड्स ऑन के एनएलपी एप्लीकेशंस बिल्ड कैसे करते हैं। ठीक है, हमने हर वर्ड को वन हॉट इनकोडिंग से रिप्रेजेंट किया था और फिर एक रिव्यू को या एक डॉक्यूमेंट को हमने उनको यानी सारे वर्ड्स की एवरेज लेने से एक रिप्रेजेंट किया, जो कि एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। बट बिफोर नोइंग रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, बिफोर नोइंग सीक्वेंस मॉडल्स, लेट्स स्टे विद इट कि इफ वी हैव two different reviews, you have two different documents with different number of words. Let's make a vector for each word. Now we'll be having different number of vectors. But if we take average of all the vectors, at the end we get one vector. And that is a representation of the document, okay? Which is not a good idea. But again, before learning sequence models, let's stay with this idea, okay? और इसके ज़िम्न मैंने आपको एक पाइथन कोड यहाँ पे रन करके भी दिखाया था, पूरी क्लासिफिकेशन पाइपलाइन थी। और वो नोटबुक मैंने आयशा अकरम के साथ शेयर कर दी थी, उन्होंने कहा था कि मैं बाकी को दे दूँगी। तो प्रॉब्ली आज आपको इंशाल्लाह नोटबुक जो है वो मिल जाएगी, नोटबुक स्लाइड्स जो भी हैं। तो आज हम यहाँ से ऑनवर्ड्स आगे चलते हैं। अगर आपका कोई सवाल नहीं है पिछले किसी लेक्चर में, देन वी शुड मूव ऑन। यस, सम अप भी कर सकते थे। और सम भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। So multiple things are there, okay? Okay. So today we are going to talk about tokenization in detail. टोकनाइजेशन क्या होती है, उसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि ये टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट के सेंटेंसेस को सेगमेंट करने के तरीकाकार क्या हैं। ठीक, सो लेट्स डाइव इन। अगर टोकन्स की बात करें तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। स्पेस बेस्ड टोकनाइजेशन इज़ नॉट ऑलवेज हेल्पफुल, इवन इन इंग्लिश या वो लैंग्वेजेस जिसमें टोकन स्पेस से सेपरेटेड होते हैं, वहाँ पे भी स्पेस बेस्ड टोकनाइजेशन के काफ़ी सारे मसाइल हैं। दीगर लैंग्वेजेस जिनमें स्पेस बेस्ड सेपरेशन होती नहीं, उनके तो मसाइल फिर और भी ज़्यादा हैं। लेकिन जस्ट हैविंग अ स्पेस बेस्ड टोकनाइजेशन हैज़ सर्टेन काइंड ऑफ इश्यूज। फॉर एग्जांपल, आप ये देख लें, अगर आप स्पेस या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की बेस पे अगर आप टोकनाइजेशन करना चाहते हैं, so you will be stuck in these dots, you will be stuck with this sign and maybe this sign. इसी तरह ये नंबर्स हैं, इसके अंदर ये डॉट है, अगर डॉट पे आप स्प्लिट कर देते हैं, ऑल्दो कि ये एक टोकन है, ये मल्टीपल टोकन्स के तौर पे रिप्रेजेंट होगा। व्हाट अबाउट डेट्स, व्हाट अबाउट दीज काइंड ऑफ यूआरएल्स,
and at the rate of these kind of symbols. And further, normally people write VR in this form. So these are two tokens. How to segment out these things? So there are a lot of issues. Again, if you see the next example, New York should be one token because that's one city. Although these are two space separated words, but at the end of the day, it should be one token. And rock and roll is also one token, although space-based tokenizer may encounter that these are multiple tokens. Yes? So there are issues, and there will stay issues in every tokenizer that is a particular character-based tokenizer. जो किसी एक करेक्टर या सेट ऑफ करेक्टर्स की बेस पे स्प्लिट करके बनाए जाएंगे, उसमें इश्यूज रहेंगे, कोई ना कोई उसमें अच्छी खासी एक्सेप्शनल केसेस होंगे और वो ठीक ठाक होंगे. We have to take care of these kind of things. Okay. अब काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें स्पेसेस या कोई एक पर्टिकुलर ऐसा करेक्टर होता ही नहीं है जो वर्ड सेपरेटिंग करेक्टर हो. मैं क्या कर रही हूँ? ये शोर होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शोर शुरू हो जाएगा. तो शायद अभी एक आध मिनट में या एक आध घंटे में आ जाए लाइट. सॉरी, शोर बहुत होगा बेटे. एक चला लें. नहीं, अगर तो आपको लगता है कि फैन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर चला लें, फिर शोर होने दें. अगर गुजारा हो सकता है तो भी शुड. नहीं, शोर तो ठीक है, लेकिन अगर फैन के बगैर मुश्किल है तो फिर फैन चलाना पड़ेगा. अगर चल सकता है सिस्टम चल लें, अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि नहीं इट्स हार्ड टू सेट विदाउट फैन, फिर चला लें. ठीक है. ओके, सो व्हाट शुड वी डू फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स वेयर देयर इज नो स्पेस और नो पर्टिकुलर कैरेक्टर टू सेपरेट डिफरेंट काइंड ऑफ टोकन्स. फॉर एग्जाम्पल चाइनीज में आप देखें तो सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो बस लिखे हुए आए चले जा रहे होते हैं. उसमें कोई एक ऐसा कैरेक्टर नहीं होता जो ये बता रहा होता कि अब ये पिछला वर्ड खत्म हो गया और नया शुरू होने वाला एंड सो ऑन. लेकिन वहाँ पे वर्ड्स तो हैं जिनके मीनिंग्स हैं. हाउ टू सेपरेट दोस आउट? सो टोकनाइजर जो अभी हम थोड़ी देर बाद देखने जा रहे हैं, डेटा ड्रिवन टोकनाइजर, इट इज़ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. और जो भी दुनिया में लैंग्वेज है और जो भी नई लैंग्वेज आएगी जो कैरेक्टर बेस्ड होगी, ये उसको टोकनाइज करने की सलाहियत रखता है. ठीक है. लेकिन टोकनाइजर जो अच्छे लोग लिखते हैं, जब वो किसी खास लैंग्वेज के लिए टोकनाइजर लिख रहे हो या किसी खास लैंग्वेज में उन्होंने काम करना हो, तो उस लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन वो लास्ट में उसमें डालते हैं, मजीद उसको कस्टमाइज करते हैं. उर्दू, अरबी, चाइनीज, एनीवन. अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप करेक्टर बाय करेक्टर टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, देन यू कैन टोकनाइज द होल टेक्स्ट. And the algorithm is really simple, very simple algorithm. Okay, so we are going towards data-driven tokenization. और टोकन मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एक मीनिंगफुल एंटिटी होती है, उसको टोकन कहते हैं. ठीक है. और जितना स्मॉलेस्ट हो उतना बेहतर होता है. बाज़ औक़ात ऐसे मीनिंगफुल एंटिटीज़ भी होती हैं जो अपनी ज़ात में तो कोई इतनी मीनिंग नहीं रखती, लेकिन कई वर्ड्स के साथ उनकी एसोसिएशन होती है, जैसे ING, इंग, UN, अनलाइक, लाइक, इस तरह के. तो इनको सब वर्ड्स कहते हैं. ठीक है. तो कई दफ़ा इनको सेपरेट टोकन्स के तौर पे ट्रीट करना जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, सब वर्ड टोकनाइजेशन. सो जो भी हम एल्गोरिथम करने जा रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन सब वर्ड टोकनाइजेशन. और जहाँ कहीं सब वर्ड्स को मिला के एक बड़ा टोकन बनाने की ज़रूरत होगी, इट विल डू ऑटोमेटिकली. ओके. सो द एल्गोरिथम इज़ नोन एज बाइट पेयर एन्कोडिंग. इट्स वेरी वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. The algorithm is the following. और इसकी मैं अभी एक एग्जांपल जो है वो आपको पाइथन में इंशाल्लाह रन करके दिखाता हूँ. यस. क्या बेटे दुआ? नॉर्मली जो टोकनाइजर्स डिफरेंट पैकेजेस में आ रहे हैं, जैसे स्पेसी है, NLTK में है, इसके जो टोकनाइजर्स हैं वो प्री ट्रेंड कॉर्पस के ऊपर ट्रेन होके, यानी हर लैंग्वेज के लिए अलग से टोकनाइजर बनाया हुआ है सोए हुए में. और जब भी आपको किसी लैंग्वेज का इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, फॉर एग्जांपल आप उर्दू पे काम करना चाह रहे हैं, आपका गोल टोकनाइजर लिखना नहीं है, आपका गोल उर्दू की कोई एप्लीकेशन बिल्ड करना है. तो अब जो आप टोकनाइजर लिखेंगे उसमें अगर आप उर्दू का नॉलेज कुछ बीच में डाल लें,
कि टोकनाइजर में लेट से ये डेटा ड्रिवन अप्रोच है और मजीद ये चीज़ें भी होती हैं, अगर ये आप उसको बता दें, बिकॉज आपका गोल ये नहीं है कि आप दुनिया को बताएं कि ये मैंने एक नया टोकनाइजर ईजाद किया है जो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। आपका गोल ये है कि मैं उर्दू को बेहतरीन तरीके से टोकनाइज करूं सो दैट आई कैन अचीव दैट काइंड ऑफ टास्क। उस केस में शायद जो टोकनाइजर आप भी लिखेंगे वो कुछ लैंग्वेज स्पेसिफिक्स उसमें होंगी, ठीक है। लेकिन ये जो एल्गोरिदम अभी हम करने जा रहे हैं, दिस इज यूजफुल एंड एप्लीकेबल टू एनी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज। सो हो सकता है आप इससे एक दफ़ा टोकनाइज प्री प्रोसेस से टोकनाइज कर लें एंड देन यू कैन रिफाइन इट बाय यूजिंग सम नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। If your goal is not just to write a general tokenizer, if your goal is to write a very good tokenizer for a particular language, then you should use the knowledge of the language whenever possible. अगर आपका end task ऐसा है, task end पे जो आप बनाने जा रहे हैं वो task ऐसा है जो language independent है, कोई यानी वो model ऐसा है जिसमें कोई भी language कोई इस particular format में input करें, let's say text file में, और वो एक particular task perform करता है, if that is your end model, then you should write a general tokenizer, because tokenizer जो है वो ये first step हमेशा यही होता है। Make sense? Any questions from the students who are online? Everything fine? Yes. Okay, great. So byte pair encoding, extremely simple algorithm. First of all, you pick all unique characters in your language, whatever the corpus is. Corpus कहते हैं बहुत ज़्यादा text को corpus कहते हैं, body of text. ये क्या? ये मैं admit करने लगा था तो कहाँ गई? अब मैं क्या करूँ? ठीक है, हो गया। जी, तो मैं कॉर्पस के बारे में बता रहा था कि कॉर्पस इज अ लार्ज बॉडी ऑफ टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंग्लिश के कॉर्पस की बात करें तो इंग्लिश में लिखे गए तमाम डॉक्यूमेंट्स आज तक, तमाम बुक्स, तमाम न्यूज़पेपर्स, तमाम ड्रामाज, फिल्म्स, स्क्रिप्ट्स, एवरीथिंग, मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड आई मीन एवरीथिंग, दैट इज द होल थिंग इज कॉल्ड कॉर्पस। कॉर्पस के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं यानी मुख्तलिफ फाइल्स जो हैं वो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में हो सकती हैं, लेकिन दैट इज़ डिफाइंड एज अ कॉर्पस। बाज़ औक़ात कॉर्पस को भी ना बाज़ औक़ात यानी सेक्शंस में डिवाइड कर लिया जाता है कि ये ड्रामा का कॉर्पस है, ये बुक्स का कॉर्पस है, ये न्यूज़ का कॉर्पस है। तो दो किस्म की टर्म्स हैं, एक ये कि कॉर्पस क्या आप सब सेक्शन को कह सकते हैं, लैंग्वेज के किसी स्पेसिफाइड टाइटल में आने वाले टेक्स्ट को क्या आप कॉर्पस कहेंगे, या कॉर्पस आप सारे टेक्स्ट को कहेंगे। तो ये दोनों तरह की टर्म्स जो हैं वो लिंग्विस्टिक्स जो है ना वो यूज़ करते हैं। एक टर्म होती है कॉर्पस, एक वो यूज़ करते हैं कॉर्पोरा। कॉर्पोरा जो है वो प्लूरल है कॉर्पस की। तो अगर आपने कॉर्पस सब सेक्शन को कहना है तो कॉर्पोरा क्या होगा, इट इज़ अ कॉर्पस ऑफ कॉर्पसेस, ठीक है। लेकिन जब आप कॉर्पस की बात करें या कॉर्पोरा की बात करें तो कॉर्पोरा टेंड्स टू सम वेरी लार्ज बॉडी ऑफ द टेक्स्ट एंड कॉर्पस आल्सो टेंड्स टू लार्ज बॉडी ऑफ टेक्स्ट, बट एज कंपेयर टू कॉर्पोरा इट मे बी स्मॉलर। यस, सो बोथ द टर्म्स आर ओके। सो जिस लैंग्वेज के लिए भी आपने टोकनाइजर लिखना है, you need to have a corpus for that language, a lot of text, readable text in any programming language. जब किसी भी लैंग्वेज में आपके पास एक कॉर्पस अवेलेबल है, पाइथन या किसी भी लैंग्वेज में आप उसको रीड करें और रीड करके आप उसके सारे करैक्टर्स सेपरेट कर लें कि इस लैंग्वेज में यूज होने वाले यूनिक करैक्टर्स कौन से हैं। यू कैन कॉल इट एज अ करैक्टर वोकैबुलरी, बिल्ड अ करैक्टर वोकैबुलरी, ओके। अजम्पशन ये है कि जो भी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के लिए भी आप बनाना चाह रहे हैं उसका डिजिटाइज्ड कॉर्पस अवेलेबल है और करैक्टर बाय करैक्टर आप उसको रीड कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन जस्ट कंपेयर एंड extract the character vocabulary. Once you have your character vocabulary, then it's an iterative algorithm जो करेगा ये कि आप ऐसा adjacent pair of characters ढूंढें कॉर्पस में से जिसका काउंट सबसे ज्यादा है, ओके। मिसाल के तौर पे कौन से दो adjacent characters हैं, adjacent characters जो सबसे ज्यादा दफा आए हैं कॉर्पस में, क्लियर है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। यस, वर्ड के अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, उसमें स्पेस, कुछ भी जो करैक्टर सेट है उस लैंग्वेज का।
everything, all these things are characters. अल्फाबेट जो भी है, लैंग्वेज का जो भी अल्फाबेट है, वो तमाम सिंबल्स जिनको यूज करके लैंग्वेज को एक्सप्रेस किया जाता है, वो तमाम के तमाम आपके वोकैबुलरी में आएंगे. वो पंक्चुएशंस भी हो सकती हैं, वो स्पेस कैरेक्टर भी हो सकता है, वो एट द रेट ऑफ, आई मीन ऑल कैरेक्टर्स जो उस लैंग्वेज के लिए यूज होते हैं, और वो कॉर्पस में होंगे, ओके. सो स्टेप 1, go through the corpus and pick the most frequent adjacent pair. Okay. Step 2, merge the adjacent pair to a single character and replace that character to all your vocabulary, within all your vocabulary. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी जो है ये सबसे ज्यादा दफा है पूरे कॉर्पस में, तो ए और बी को कंबाइन करके आप अज्यूम करें कि नाउ इट्स वन कैरेक्टर. ए एंड बी आर नॉट टू सेपरेट कैरेक्टर्स. समहाउ इसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर या कोई ऐसा सिंबल अटैच कर दें कि दीज टू आर, या कोई पैरेंथेसिस लगा दें कि दीज टू आर जस्ट वन कैरेक्टर. ट्रीट दिस पेयर एज वन कैरेक्टर, ओके, एंड रिप्लेस ऑल द एडजेसेंट पेयर अकरेंसेस विद दिस वन कैरेक्टर इन योर कॉर्पस. नेक्स्ट टाइम कॉर्पस में ये ए बी एक कैरेक्टर के तौर पे गिना जाएगा. यस, नाउ रिपीट द प्रोसेस. ये जो हम कैरेक्टर्स दे रहे हैं, ये जो मतलब डॉक्यूमेंट है, उसके दो कैरेक्टर्स पहले दे दिए या स्टैंडर्ड? नहीं, आपने पूरा कॉर्पस स्कैन करना है और आपने देखना है कौन से एडजेसेंट कैरेक्टर्स हैं जिनका काउंट सबसे ज्यादा है. ए बी एक जगह पे आएंगे, फिर कॉर्पस में एक आगे भी एक जगह पे ए बी आ रहा होगा, फिर आगे ए बी कितनी दफा आया, और भी कई पेयर्स होंगे. यस, सो आप यूं समझ लें कि आपने अपने कॉर्पस से ऑल पॉसिबल पेयर्स बनाए और उसमें से मैक्स पेयर उठा लिया. और मैक्स से मुराद है कि जो जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका काउंट सबसे ज्यादा, अपीयरेंस सबसे ज्यादा, और उस पेयर को मर्ज करके, यानी वो दो कैरेक्टर से उसको मर्ज करके एक कैरेक्टर तस्वर किया और पूरे कॉर्पस में उस पेयर को उस एक कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया. And then repeat the algorithm again. Now pick the max pair. Now remember, AB is just one character. Okay. Now pick the max pair. जो भी max pair है, merge it, replace it in the corpus. Repeat. Repeat k times. This k is a hyperparameter. By hyperparameter, I mean there is no fixed rule to set up this k. I mean maybe how many merges you want to apply, how many bigger tokens you want to expect in your language. Okay, that defines somewhat the value of k. But after k iterations, you will be having this. और by the way, ये जो भी आपने merge किया है ना, इसको अपनी vocabulary में भी ऐड करते जाएं. यानी जो आपकी character vocabulary है उसमें भी ऐड करते जाएं, corpus में भी ऐड करते जाएं, vocabulary में भी ऐड करते जाएं. नेक्स्ट टाइम ये ए बी अगर मर्ज हुआ है ना, तो ये किसी और कैरेक्टर के साथ अगर मर्ज होगा, 3 कैरेक्टर्स का टोकन बनेगा, तो वो आपकी वोकैबुलरी में भी ऐड होगा, कॉर्पस में भी ऐड होगा. तो इवेंचुअली आपकी वोकैबुलरी जो है वो टोकन से भरती जाएगी, और ये वो टोकन्स होंगे जो किसी भी लैंग्वेज से जनरेट किए जा सकते हैं. दैट्स बाइट पेयर एनकोडिंग. दैट्स इट, सिंपल. एनी क्वेश्चंस? इसकी एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशंस आ सकती हैं. यानी ये जो मैं कह रहा हूं, कहने में जैसा मैं कह रहा हूं कि बार बार पूरे कॉर्पस को गो थ्रू करें, उससे बेहतर इंप्लीमेंटेशन बहुत तेज की जा सकती है. बट द आइडिया इज दिस थिंग जो मैंने आपको अर्ज कर दिया. इसमें कोई सवाल है तो पूछें, मैं आपको एक एग्जांपल गो थ्रू करवा देता हूं. इज दिस फाइन? ओके, ग्रेट. यस, इट मींस कि जब हम किसी नई लैंग्वेज के लिए टोकनाइजर लिखने जाएंगे, तो हमें सबसे पहले उसके एटलीस्ट अल्फाबेट्स का जरूर पता होना चाहिए जहां से हमें शुरू करना है, या एटलीस्ट हम अपने तौर पे जितने डिफाइन करें जो हमें लगेंगे इस लैंग्वेज के बेसिक कैरेक्टर है, वो हमें जरूर पता होना चाहिए. उसकी बेस पे बिल्ड करेंगे, राइट? नॉट एग्जैक्टली. आपके पास कॉर्पस अवेलेबल होना चाहिए. जब आपके पास कॉर्पस अवेलेबल है ना, तो आप यूनिक कैरेक्टर सारे जो है ना वो अलहदा से खुद एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू कॉर्पस. आप इसको यूं समझें कि जस्ट गो थ्रू एंड मेक अ पास ओवर द डेटा सेट, ओवर होल कॉर्पस, एंड पिक ऑल द कैरेक्टर्स दैट आर यूनिक. कीप ऑन एडिंग द कैरेक्टर्स इन योर वोकैबुलरी इफ दे आर नॉट एडेड ऑलरेडी. Okay, got it. Okay, so build the vocabulary from the corpus, character vocabulary from the corpus. Right. Okay.
Any other question? Okay, let me give you a very simple example. Very simple example. Algorithm आपको समझ में आ गया है, इसकी implementation भी आप कर लेंगे. Let me give you a very very simple example. लेकिन उस एग्जाम्पल में जाने से पहले आप मुझे ये बताएं कि कॉर्पस में तो हमने, बल्कि ये एग्जाम्पल पहले कर लें, उसके बाद लेट्स से दिस इज आवर कॉर्पस. अगेन एग्जाम्पल मैंने ली है इंग्लिश की, एंड लेट्स से दिस इज आवर होल कॉर्पस, दैट्स इट. ओके, अकॉर्डिंग टू सम इम्प्लीमेंटेशन पहले मैंने काउंट कर लिया कि डिफरेंट वर्ड्स कौन से हैं, ऑल्दो के वर्ड्स बनाना ही तो काम है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज आवर काउंट्स के L जो है वो 5 दफ़ा आया है, O जो है वो 5 दफ़ा आया है, W 5 दफ़ा आया है, किसी और जगह पे L जो है वो 2 दफ़ा आया है, फिर O जो है वो 2 दफ़ा आया है, एंड सो ऑन. यस, और ये आपकी वोकैबुलरी है जो आपने इस कॉर्पस से बिल्ड की है. नाउ मेक ऑल द पेयर्स. एक पेयर है फॉर एग्जांपल LO, एक पेयर है OW, और एक पेयर है W सम स्पेशल कैरेक्टर. हो सकता है कुछ लैंग्वेजेस में कोई स्पेशल कैरेक्टर हो जो वर्ड्स को डिफाइन करता हो या आगे पीछे, एनीथिंग. ओके, ये कितनी दफा आया है? तो LO जो है वो 5 दफा आया है, LO जो है वो 2 दफा इधर आया है, LO एडजेसेंट पेयर टोटल 7 दफा आया है. यस, इसी तरह OW 5 दफा आया है, OW 2 दफा यहां पे आया है, OW टोटल जो है वो 7 टाइम्स आया है. अगर आप ES को देखें फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ES 2 दफा आया है, और ES टोटल 2 दफा है. यस, आप मुझे इस डेटा सेट में देख के बता सकते हैं कौन सा पेयर है जो मैक्सिमम आया? ER यहां पे अगर आप देखें तो 6 दफा है, यहां पे देखें तो 3 दफा है. सो आउट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ER अपीयर्स 9 टाइम्स. सो मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा ये कि मैं E और R को कंबाइन कर दूंगा. अब ये मेरी इंप्लीमेंटेशन है कि मैं इसको रीड करते हुए एक कैरेक्टर के तौर पे रीड कैसे करूंगा. मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर्स आगे पीछे अटैच कर दूंगा कि दिस इज वन कैरेक्टर. ओके, और मैं अपने कॉर्पस में भी, यानी ये जो मेरा जी सही, कॉर्पस में अंडरस्कोर तो कहीं भी नहीं, ये एग्जांपल लेने के लिए ना उन्होंने एक्चुअली उन्होंने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई हैव कॉपीड दिस फ्रॉम समवेयर. एग्जांपल लेने के लिए उन्होंने वर्ड्स जो है ना उनको अलग से लिख के तो आगे वर्ड सेपरेटर जो है ना वो खुद से अटैच किया हुआ है. लेकिन ये वर्ड सेपरेटर अटैच करने के बाद भी सब वर्ड्स बनेंगे इसमें. यानी आप ये सवाल कर सकते हैं कि यार ये मैंने कैरेक्टर अटैच कर दिया है तो मैंने तो ऑलरेडी टोकनाइजेशन कर ली है वर्ड्स की. अभी भी आप देखेंगे डेटा ड्रिवन सब वर्ड्स बनेंगे. और अगर आप कॉर्पस में देखें तो ये एक स्पेस के तौर पे जी हसनैन, मैं आपके सवाल का आंसर कर रहा था, बीच में शायद कनेक्शन जो है वो लॉस हो गया. कनेक्शन लॉस, समझ आ रहा है. हाँ, ये आई मीन ये लगाएं या ना लगाएं, सिर्फ इस एग्जांपल में समझाने के लिए मैंने वर्ड्स को अलग किया हुआ है, अंडरस्कोर लगा के ये बताया हुआ है कि ये हर वर्ड का एंड ऑफ वर्ड कैरेक्टर है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं होगा. डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको कॉर्पस अवेलेबल होगा, आप लेफ्ट टू राइट पढ़ते चले जाएंगे बस. राइट, ठीक है. ओके, नाउ E and R is one character after first iteration. Now you make all possible pairs. What do you think? What is the next pair that is most frequent? और ये याद रखिएगा कि कौन सा पेयर आपने पहले मर्ज किया था, कौन सा पेयर फ्रीक्वेंट था. ये ना सिर्फ वोकैबुलरी में ऐड करना है लेकिन इसका ट्रैक भी रखना है. विच क्यों रखना है, इट विल बिकम लेटर, ऑब्वियस लेटर. जी नेक्स्ट पेयर कौन सा आपके जहन में आ रहा है? ER वो करेक्टर है. ER underscore. Okay, great. And then we have these all merges and so on. Yes, after k iterations you will stop and you'll be having your tokens available.
अच्छा, इसमें अब दो वेरिएंट्स हैं। एक ये है कि ओरिजिनल कैरेक्टर वोकैबुलरी कीप करनी है, दूसरा कहते हैं कि नहीं ओरिजिनल कैरेक्टर वोकैबुलरी कीप ना करें, जब आपने मर्ज किया था तो जो कैरेक्टर्स मर्ज हुए थे उनको डिलीट कर दें। सो बोथ आर, दोनों चलते हैं। सही है जी। ओके, अब मुझे बताएं कि ये टोकनाइजेशन हमने कर ली और हमारे पास एक वोकैबुलरी आ गई, वोकैबुलरी आ गई, टोकन्स बन गए हमारे पास सारे, जो लैंग्वेज जो इस कॉर्पस से टोकन्स हमारे पास आए हैं, बेस्ट टोकन्स वो आ गए हमारे पास। अब एक नया सेंटेंस आता है किसी उसी लैंग्वेज में, हमने उसको टोकनाइज करना है। अब हम क्या करेंगे? एक सेंटेंस है अरबी में या किसी भी लैंग्वेज में जिसका हमने अभी कॉर्पस पढ़ के बाइट पेयर एन्कोडिंग के थ्रू टोकनाइजेशन की है। अब एक सेंटेंस आया है, उसको टोकनाइज कैसे करेंगे इस सेंटेंस को? व्हाट डू यू थिंक? सेंटेंस सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सॉरी, नहीं, वोकैबुलरी बन गई, कॉर्पस पढ़ लिया आपने, कॉर्पस पढ़ लिया, वोकैबुलरी बन गई। कॉर्पस से सेंटेंस आया या एक नया सेंटेंस आ गया, कल एक बंदे ने किताब लिखी थी, वो शाया होगी, पब्लिश होगी, आपने एक साल पहले एक वोकैबुलरी बना ली थी। व्हाट शुड यू डू नाउ? सेंटेंस में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड है, नहीं, लेकिन सर हमने जो आइडिया की उसके अंदर सेपरेटर किया है इंग्लिश के अंदर, तो हमारे पास स्पेस आ जाता है कि इस कोई सेपरेटर कुछ भी नहीं है। जो आपने डेटा में टोकन्स बनाए थे उसी तरह का कोई होगा तो क्या करें? इसलिए ये होगा कि हम कैरेक्टर का कैरेक्टर ऐसे ही पेयर करके सर्च करते देंगे अपनी टैब में और देखेंगे कि ये हमारे पास वर्ड कहाँ पे जाते हैं, वो हमें फाइंड आउट हो देन नेक्स्ट उसके काउंट के साथ, तो उसको फिर हम दूसरे नोड पे एक टोकन में जनरेट करते हैं एंड देन सो फिर हम आगे पे देखेंगे जाते हैं वो टोकन। यस, मोस्टली राइट। अब करेंगे ये कि जो भी आपके पास नया सेंटेंस आया आप उसके ऑल पॉसिबल पेयर्स बना लें, एडजेसेंट पेयर्स बन गए, ठीक है। एडजेसेंट पेयर्स बनाने के बाद आप वोकैबुलरी में देखें कि कौन सा पेयर सबसे पहले आपने मर्ज किया था। वोकैबुलरी में कोई पेयर तो सबसे पहले मर्ज हुआ था ना, विच वॉज मोस्ट फ्रीक्वेंट। मैंने आपको बताया था कि जब जब मर्जिंग हो आप उसकी रैंकिंग सेव करते जाएं, विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो ऑन। जो अवेलेबल पेयर्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा पेयर है, यानी उनमें से कौन सा पेयर है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट की सॉर्टेड ऑर्डर में पहले आता है, ठीक है, उन दोनों को मर्ज कर दें। उनको मर्ज करके सेंटेंस के अंदर रिप्लेस कर दें। सेंटेंस के अंदर रिप्लेस करने के बाद अब दोबारा सारे पेयर्स बनाएं। अब देखें कौन सा पेयर है जो मर्जेबल है। बाय मर्जेबल आई मीन्स के मर्जिंग में मैंने कौन सा पेयर सबसे पहले मर्ज किया था जब मैं ट्रेनिंग कॉर्पस को जब मैं रीड कर रहा था। मेरी बात समझ में आ रही? एंड कीप ऑन डूइंग दिस ग्रीडी प्रोसेस, बिल्कुल, कीप ऑन डूइंग दिस and you will be having tokens for your sentence. No language specificity जो भी होता है, so whatever the language is works. Any questions from online audience? इसमें काशिफ जो फाइनल लेंथ होगी टोकन की वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं कर हो सकते। सकता है ना कि बड़े वाले की फ्रीक्वेंसी थोड़ी हो, इसकी ज़्यादा, इससे नहीं, टोकन की लेंथ कितनी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर टोकन के अंदर कोई सब टोकन है या सब वर्ड है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट है तो वो पहले मर्ज होएगा। और अगर आप यानी अगर आपको कुछ नो हाउ है कि आपके टोकन ऑन एवरेज कितनी लेंथ के होते हैं कि उसकी बेस पे ये जो के है वो डिफाइन किया जा सकता है। अदरवाइज ये के जो है ना ये हाइपर पैरामीटर है, यानी द एग्जैक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज we don't have any way to find out the length of the token. फॉर इंस्टेंस अगर न्यूयॉर्क में न्यू जो है उसकी तो बड़ी ज़्यादा होगी शायद और न्यूयॉर्क की कम होगी, तो वो फिर हम न्यू ही डिसाइड करेंगे, न्यूयॉर्क नहीं करेंगे, राइट? नहीं, अगर अगर आपने न्यू एक टोकन बना लिया है, न्यू एक सबवर्ड बन चुका हुआ है, यॉर्क एक सबवर्ड अपने तौर पे बन चुका हुआ है, इन द प्रोसेस ऑफ आप पेयर्स बनाते जाएंगे। आप जब आप टेस्टिंग टाइम पे होगे ना, जब सेंटेंस आएगा नया, उसके आप तब पेयर्स बनाते जाएंगे जब तक मर्जेबल पेयर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। एक ऐसा पेयर बन गया हुआ है जो मर्जेबल ही नहीं है, ट्रेनिंग में कभी वो पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वो सेपरेट टोकन रहेंगे।
अगर ट्रेनिंग में कभी न्यू एक टोकन के तौर पे अपीयर हुआ था और यॉर्क एक टोकन के तौर पे अपीयर हुआ था कभी, तो वो कभी ना कभी मर्ज हुए थे ट्रेनिंग में, तो वो टेस्टिंग टाइम पे भी मर्ज हो जाएंगे। यानी जो टेस्टिंग टाइम की आइटरेशंस है ना, वो लिमिटेड नहीं है, वो चलती रहेंगी जब तक सारे टोकन्स बन नहीं जाते ग्रीडीली। सही है, थैंक्स। ओके, सो ये मॉर्फीम है, इम्प्लीमेंट करते हैं जी बाइट पेयर एन्कोडिंग को। एक सूरत ये कि इम्प्लीमेंटेशन मेरे पास है, वो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। दूसरी सूरत ये है कि आपको मैं नोटबुक दे देता हूँ, आप खुद देख लें। सो सॉरी, क्या कह रहे हैं जी आप? ये बाइट पेयर नहीं समझ आई, वो कर देंगे आज इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस, यस। ओके, सो दैट्स माय ओरिजिनल कॉर्पस, जिसमें मैंने रीड किया है कि द वर्ड लो, जस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने हर वर्ड को फिलहाल करेक्टर से सेपरेट किया हुआ है। यानी हर वो दो ऑब्जेक्ट्स जो करेक्टर से सेपरेटेड हैं, वो दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो करेक्टर्स हैं, यानी इंडिविजुअल करेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर एक पूरा का पूरा सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स लिखा हुआ है और उसके बाद एक स्पेस है, तो वो पूरा का पूरा सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स विल बी अज्यूम्ड एज वन करेक्टर, ठीक है। किसी और लैंग्वेज में आप कोई भी एक ऐसा रख लेंगे, कोई भी इंप्लीमेंटेशन ट्रिक ऐसा रख लेंगे जिससे आपको पता चलता रहे कि दिस कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर इंडीड इज वन करेक्टर, दे आर मर्ज्ड ऑलरेडी, ठीक है। और ओके, सो ये मेरा कॉर्पस है, ये आपको नजर आ रहा है। इसको रन करते जाते हैं साथ साथ। ये कॉर्पस है, ये गेट पेयर काउंट है। ये आपका पूरा कॉर्पस उठाएगा और बताएगा कि कितने पेयर्स हैं आपके पास में। और ये बड़ा सिंपल है, फॉर एवरी, ये एक डिक्शनरी है। ये आई गेस के पाइथन का आपको कुछ आइडिया है। ये एक डिक्शनरी है जिसकी की जो है वो ये स्ट्रिंग है और ये उसकी वैल्यू है, ये डिक्शनरी है, ठीक है। अच्छा, जब मैं डिक्शनरी के ऊपर डॉट आइटम का फंक्शन कॉल करता हूँ, तो पहला जो मुझे आर्गुमेंट रिसीव होता है वो की होती है, और जो दूसरा आर्गुमेंट मुझे रिसीव होता है वो वैल्यू होती है। सो मैं हर की और वैल्यू को जाके देखता हूँ, ठीक है, और फिर उस वर्ड को मैं उस करेक्टर से या उस चीज से स्प्लिट करता हूँ जो मैंने खुद से इंट्रोड्यूस किया हुआ है बीच में, टू डिफाइन के दीज आर टू डिफरेंट करेक्टर्स। उससे स्प्लिट करता हूँ तो मेरे पास सारे सिंबल्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं सारे सिंबल्स पे जाता हूँ और एडजेसेंट पेयर्स जो हैं वो मैं बना के सेव करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। अगर वो पेयर ऑलरेडी मैं नहीं बना चुका अपने अगर कोई पेयर मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड किया हुआ है, तो वो पेयर की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मेरे पास। अगर ऑलरेडी कोई भी पेयर ऐड नहीं है तो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होगी 0 से, ठीक है जी। और जो भी अब फ्रीक्वेंसी है वो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में ये फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, मेक सेंस। और ये मुझे रिटर्न कर देगा तमाम पेयर्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज। So if you see here, so LO 7 times, OW 7 times, this and all these are the frequencies. So far so good. You could have written this code much more smartly and much more elegantly. This one is more expressive.
ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ये स्लो है क्योंकि इसमें एक्सप्लिसिट लूप्स हैं, ये स्लो है लेकिन एक्सप्रेसिव। मेक सेंस? ऑनलाइन लोग ये ठीक है? इज दैट ओके? यस। ओके ग्रेट। ओके, बेस्ट पेयर, ये सारे पेयर्स का ये डेटा स्ट्रक्चर लेगा और बेस्ट पेयर आपको रिटर्न कर देगा। ये करेगा क्या कि ये जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसके काउंट्स और उसके वर्ड्स की अरे लेगा और की पकड़ेगा कि जो काउंट्स हैं उनमें से पहला आइटम पिक करो, जो ये फ्रीक्वेंसी आइटम है ये पिक करो एंड रिटर्न दैट पेयर। That's a specific way of coding in Python. So that's the best pair, ES in this corpus. And you can see ES has occurrences 9. There are other pairs also that has 9 occurrences, but you have to return any one of those. So you can break. टाई ब्रेकिंग किसी भी तरीके से कर लें आप, it doesn't matter. टाई ब्रेकिंग किसी भी तरीके से कर लें, ओके जो पहले आया था वो कर लें, रैंडमली पिक कर लें, ईदर वे डजंट मैटर। ओके, गेट बेस्ट पेयर। अब ये बेस्ट पेयर आएगा और पूरा का पूरा कॉर्पस आएगा और आपने बेस्ट पेयर को कॉर्पस के अंदर मर्ज कर देना है। इट्स वेरी सिंपल। जो आपका बेस्ट पेयर है उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं टुपल में, ठीक है। तो आप इस तरह से करेंगे, पहले उनमें एक स्पेस डालें क्योंकि कॉर्पस के अंदर उसमें स्पेस थी। ये देखें, ये ऐसे पेयर रिसीव होगा आपको। ये मैं आपको चला के दिखा दूं थोड़ा सा, अगर साल के तौर पे मैंने ये मेरे पास पेयर है, ले लेता हूं। ये मेरे पास पेयर आ गया, पेयर 0 that is E and pair 1 is S. ओके, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, अब ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी जो ज्वाइन हो जाएगी स्पेस से, ठीक है। और ये एग्जैक्टली इस तरह से मेरे कॉर्पस में आई हुई थी पहले, ठीक है। यस, क्योंकि मैंने स्पेस को यूज किया हुआ था, सेपरेटर ऑफ कैरेक्टर्स। मैं कोई और यूज करता था मैं। अच्छा, अब मैं इस तरह से आई हुई थी, तो मैं ये वाला पैटर्न जो है, ये वाला जो पैटर्न है उसको रिप्लेस करना चाहता हूं इस पैटर्न से। और ये पैटर्न क्या है, दोनों को जोड़ दो विदाउट स्पेस। सो मैं हर वर्ड पे जाता हूं कॉर्पस में, अगर उस वर्ड में ये वाला पेयर, ये वाला पैटर्न एग्जिस्ट करता है, तो मैं उस वर्ड को रिप्लेस कर देता हूं इस पैटर्न से, यानी उनको कंबाइन कर देता हूं। सही है। और मैं अपने कॉर्पस को अपडेट करता हूं, नया कॉर्पस बन जाता है। दैट्स इट। सो गेट बेस्ट पेयर, मर्ज इन कॉर्पस। और ये कॉर्पस मर्ज होने के बाद आप देख लें, ये मर्ज हो चुके हैं पूरे कॉर्पस में, ये मर्ज हो चुके हैं पूरे कॉर्पस में। मेक सेंस? ये एक एग्जांपल थी और इसमें कुछ ये थे जो मैंने आपको दिखाने थे। अब ये एक फंक्शन है रन बाइट पेयर एनकोडिंग। ये बेसिकली ड्राइवर प्रोग्राम है जिसमें आप कॉर्पस देंगे और के देंगे कितनी मर्जेस आपने करनी है, और ये आपको रिटर्न करेगा न्यू वोकैबुलरी और उनकी रैंकिंग भी रिटर्न करेगा, तो कौन से मैंने पहले मर्ज कौन सा। और ये बेसिकली रैंकिंग जो होगी वो इंडेक्स होगा, जो सबसे पहले मर्ज किया गया होगा उसका रैंक 1 होगा, फिर रैंक 2 होगा, फिर रैंक 3 होगा एंड सो ऑन। के डिटरमिन नहीं कर सकते। I mean, you have to give some K, and based on that K, your vocabulary will be there. Okay, so as the code says, BPE stats, ये stats जो हैं ये सिर्फ ये हैं कि कौन सा पेयर है और वो कब किस पोजीशन पे जाके मर्ज हुआ था। BPE stats for each iteration, ये इतनी iteration है। पहले सबसे अच्छा पेयर काउंट्स देखें, कितने पेयर काउंट्स हैं। अगर पेयर काउंट्स कोई नहीं आए, यानी कोई पेयर नहीं बचा, तो ब्रेक कर दें, अदरवाइज बेस्ट पेयर निकालें। जो बेस्ट पेयर निकाला है उस बेस्ट पेयर को की बनाएं और उसका रैंक सेट कर दें। यस,
दैट्स द बेस्ट पेयर। सबसे पहले मैंने ये किया था, फिर अगली में ये। कौन सा पेयर किस आइट्रेशन में मर्ज किया है इसका ट्रैक रखना आपने, क्योंकि ये टेस्टिंग टाइम पे आपको चाहिए होगा। ओके, एंड देन आप क्या करें, कॉर्पस को मर्ज इन कॉर्पस कॉल करें, कॉर्पस आ जाएगा, फिर ये दोबारा चलाते जाएं, एंड फाइनली आप जो फाइनल कॉर्पस है वो और जो आपके बीपी स्टैट्स हैं वो आप रिटर्न कर दें। मेक सेंस? सो लेट मी रन दिस ऑन दिस कॉर्पस। This is the new corpus. LOW 5 times, LO space ER space this 2 times. ये एक टोकन है, ये एक टोकन है, ठीक है। New West is 1 token 6 times, Wildest 3 times, Happier 2 times. सॉरी ये टोकन नहीं है, ये जो स्पेस सेपरेटेड है ये मल्टीपल टोकन है। So LOW space ER space this 2 times. Yes? Okay. ये जो शो हो रहा है, ये काउंट शो हो रहा है, वो नीचे है, ये DP स्टैट्स के अंदर। ये ES जो है, सबसे पहले मैंने इसको मर्ज किया, उसके बाद ES और T को मर्ज किया, उसके बाद मैंने EST और इसको मर्ज किया, फिर LO को मर्ज किया, फिर LO को W के साथ मर्ज किया, फिर N और E को किया, फिर NE को W के साथ किया, फिर वो न्यू बन गया, फिर न्यू और EST को किया, फिर मैंने लो और इसको किया, फिर मैंने E और R को किया। ये मेरे वो स्टैट्स हैं जो मुझे, ये वो स्टैट्स हैं जो मुझे चाहिए होंगे रन टाइम के ऊपर बनाने के लिए। मेक सेंस? सो दैट्स द डेटा स्ट्रक्चर दैट यू नीड। ओके, अब ये एक नया वर्ड आया है, कोई एक वर्ड है, इसको आपने, वर्ड नहीं है मतलब कोई एक सेंटेंस है, करेक्टर लाइक लैंग्वेज में से, तो ये एक सेंटेंस ही है ना, ठीक है। मैं हर करेक्टर को पकड़ता हूँ और उस करेक्टर के अंदर वो स्पेशल करेक्टर एम्बेड करता हूँ जो हर करेक्टर को सेपरेट करता है। यस, और वो स्पेस था, वो मैंने स्पेस एम्बेड की और एंड पे मैंने कॉर्पस का एंड भी लगा दिया कि ये इधर एंड हो रहा है। सो इस वर्ड के मैंने तमाम पेयर्स निकाले, just like the way I could have done it earlier, get all pairs। ये सारे पेयर्स मेरे पास आए इस एक वर्ड के, LO OW WE ES ST T एंड फिनिश। मेक सेंस? देन मैंने क्या किया, get pair to be merged। अब ये मैंने टेस्ट सेंटेंस के सारे पेयर्स बना लिए, अब मुझे वो पेयर चाहिए जिसको मैंने सबसे पहले मर्ज करना है। वो कौन सा पेयर होगा? इनमें से वो पेयर जिसका रैंक सबसे यानी जिसका इंडेक्स सबसे कम होगा या रैंक सबसे कम। यस, सो फॉर एग्जांपल ES अगर यहां पे एग्जिस्ट करता है ES, तो सबसे पहले ये मर्ज होगा। ये मर्ज होने के बाद नए पेयर्स जो भी बनेंगे, दोबारा से पेयरिंग होगी, नए पेयर्स जो भी बनेंगे उन पेयर्स में से जो सबसे पहले मर्ज होना चाहिए वो होगा, and so on until there are no more mergings left। सही है जी? So for example pairs, get pairs to be merged। ये कोड देख लीजिएगा, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इतना इशू है, बाद में बैठ के देख लेंगे। ये मैंने लिखा हुआ है वैसे, बट अच्छा कोड भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। मैंने लूप शूप लगा के ना उस तरह से करके लिखा। pairs to be merged, finally this will give you a pair। अब जो पेयर आ गया उसको मर्ज करना है अपने कॉर्पस के अंदर या वर्ड के अंदर, और वो वर्ड दोबारा रिटर्न करना है। मर्ज लेटर्स, ये मर्ज कर दिए, वापस रिटर्न कर दिया। ये सबसे पहले इसने ES को मर्ज किया और ये किया। ये मैंने एक एग्जांपल दी थी। अब मैं टोकनाइज करवाता हूँ आपसे ना, ये वर्ड देते हैं और ये पूरे स्टैट्स देते हैं और देखते हैं कि ये फाइनल टोकनाइजेशन क्या बनाता है। यानी this will keep on running until you have no more pair to be merged। yes, तो ये जो टोकन बने हैं, दो बने, एक LOW एक EST, दो टोकन्स बने। yes, that's it। any questions? that's byte pair encoding। और पाइथन में बाइट पेयर एन्कोडिंग का एफिशिएंट पैकेज है पूरा, यानी आप सिंपली यहाँ पे लिखें
अगर आप बाइट पेयर इनकोडिंग करना चाहते हैं तो ये वाली इम्प्लीमेंटेशन कभी भी यूज ना करें, बहुत ज़्यादा स्लो है। जस्ट गो एंड राइट पाई बाइट पेयर encoding and you will probably get BPE, which is much faster. Just install this package, pip install BPE, just see the documentation and you are good to go. Yes? Any questions? सारे में आपका कोई सवाल है? उर्दू अब टोकनाइज हो जाएगी मेरे ख्याल में, या कोई भी लैंग्वेज? मेरा क्वेश्चन ये था कि ये क्या दुरुस्त है कि ये प्रेफर कर रहा है, लॉन्गर टोकन्स को प्रेफर करता है? नहीं, लॉन्गर को प्रेफर नहीं करता। लॉन्गर इन अ सेंस के एक ऐसा टोकन जिसकी लेंथ बड़ी है, यानी जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा हैं। हाँ एग्जैक्टली, सो इट डजंट प्रेफर द नहीं, ये मर्जिंग तो तब तक करेगा जब तक मर्जिबल है, क्योंकि इसकी अप्रोच ग्रीडी है ना। आप यानी अगर आपके पास दो सबवर्ड्स हैं और वो सबवर्ड्स फ्रीक्वेंट हैं तो जस्ट मेक अ होल टोकन। सबवर्ड अलहदा से भी एग्जिस्ट करेगा और एक टोकन भी एग्जिस्ट करेगा जो अलहदा से होगा। सो जब तक ये पेयर्स मर्जेबल हैं ये करता रहेगा ग्रीडी अप्रोच के थ्रू। एंड सो टेस्टिंग टाइम के ऊपर इट विल प्रेफर, टेस्टिंग टाइम के ऊपर यानी जब आप कॉर्पस में से ट्रेनिंग कर चुके होते हैं उसके बाद इट विल प्रेफर लॉन्गर टोकन्स। यस, करेक्ट। Any other question? Okay. If that's okay, then I am going to move on to another topic, if this is closed. And by the way, this is one data-driven approach. इसके variants भी हैं। But just to show you कि अगर आप इंग्लिश से बाहर निकलना चाहते हैं, don't worry about tokenization, you can do it. ये तो बता ही नहीं रहा कि इसका मीनिंग क्या है। ये बता रहा है कि ये कोई कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स हैं जो बड़ी दफा ज्यादा दफा आए हैं, so that may be a word in the language. हाँ जी, उससे स्पेसिफिक होगा। एग्जैक्टली। अगर किसी डोमेन में काम करना चाह रहे हैं, जैसे आपने मेडिसिन की बात की, उस डोमेन में काम करना चाह रहे हैं तो बेहतर है वही डॉक्यूमेंट्स उठाएं जो उसमें होनी चाहिए। अदरवाइज वो डेटा जितना कॉर्पस जितना बड़ा हो बेहतर है। No questions? Should I move on? Okay, online audience, any question? Any question from Hasnain, Sarfraz, Sarim, Ahmed, Anis, Nabil? No sir, ठीक है। Okay, great. Next, let's talk about some of these things. Word normalization. ये जो मैं अभी चीजें बताने जा रहा हूं 2-4 स्लाइड्स के अंदर, these are language specific. कर सकते हैं, जो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एल्गोरिदम्स अगर और हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, इसके वेरिएंट्स हैं और भी हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, देयर आर एल्गोरिदम्स दैट डू नॉट केयर अबाउट सम रूल्स ऑफ लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज। वर्ड नॉर्मलाइजेशन लैंग्वेज स्पेसिफिक चीज है, हर लैंग्वेज के लिए फर्क होगी। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी है, उसमें डॉट्स आते हैं तो एब्रीविएशंस के तौर पे भी आते हैं, तो क्या डॉट्स के इर्द गिर्द जो डेटा है उसको सेपरेट टोकन्स के तौर पे ट्रीट किया जाए या सेम टोकन्स के तौर पे ट्रीट किया जाए? तो क्या टोकनाइजेशन वगैरह करने से पहले कोई नॉर्मलाइजेशन वगैरह करने की जरूरत है? जैसे u.s.a ये आया हुआ है या यूएस से आया हुआ है, तो इसको एक ही स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखते हैं ताकि फर्दर जो है ये दो मुख्तलिफ टोकन्स के तौर पे या दो मुख्तलिफ एंटिटीज के तौर पे रिप्रेजेंट ना हो, क्योंकि इनके मीनिंग सेम है, लिखने का स्टाइल फर्क, ठीक है। इसी तरह ये है, इसको कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ये
इसी तरह आप ये देख लें, ये आहा, ये कोई एक्सप्रेशन है, इसको कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे भी लिखते हैं। सो ये फेड है, ऐसे भी लिखते हैं। एम इज बी आर, इसका जो रूट है वो बी है, तो क्या आप रूट पे कन्वर्ट करना चाहेंगे या इनको अलग फॉर्म्स में रहने देंगे? दीज थिंग्स आर लैंग्वेज स्पेसिफिक। ये नॉर्मलाइजेशन की या स्टैंडर्डाइजेशन की जो चीज़ें हैं ये लैंग्वेज स्पेसिफिक हैं, और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आफ्टर अवेलेबिलिटी ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स थैंक्स टू डीप लर्निंग। ठीक है, लेकिन ये पहले होती थी और ये NLP किताब का भी हिस्सा है, इसलिए आई जस्ट वांटेड टू गो थ्रू देम। मैंने NLP में रिसेंटली अच्छे प्रोजेक्ट्स कुछ बनाए हैं, खुद कोड किए हैं। आई नेवर डिड दीज थिंग्स एंड दे आर वर्किंग। मुझे पता नहीं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहिए था कि नहीं। वो कोई बाबा उठ के कहेगा क्या वर्किंग, जरा ला, ये तुमने ये नहीं किया तो ये वर्किंग मैं तुम्हें बताता हूँ। बट आई मीन या क्या केस फोल्डिंग, कैपिटलाइजेशन sometimes becomes problematic, sometimes it gives you standardization, but sometimes becomes problematic. As you can see, you, us and us, if you just standardize the case, I mean again this kind of normalization is again in English, जहाँ पे characters के cases होते हैं। कोई और लैंग्वेज होगी जिसमें characters की कोई और किस्म के होगा, वहाँ पे normalization फर्क होगी अगर करना रिक्वायर्ड है तो। लेमेटाइजेशन होती है कि किसी भी एक वर्ड फील्ड होती है, टोकन फील्ड होती है, कि एक जो वर्ड है उसकी कई मुख्तलिफ तरह से उसको यूज़ किया जा सकता है ना, उसको कहते हैं उसकी वर्ड फील्ड। उसका एक रूट होता है जिसको लेमा कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, इसका लेमा है बी, दैट्स अ रूट ऑफ दीज वर्ड्स। इसी तरह कार, कार्स, 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 इनका रूट वर्ड क्या है? कार। तो लेमेटाइजेशन क्या होती है कि रूट पे मैप करना। रूट पे मैपिंग भी ये ऑटोमेटिक नहीं होती, ये भी लैंग्वेज स्पेसिफिक होती है। हर लैंग्वेज के अपने रूट्स होते हैं, अपने उसको यानी जहाँ से वो निकलता है और फिर आगे जाता है एंड सो ऑन। ठीक है जी। लेकिन ये लेमेटाइजेशन भी पहले होती थी वर्ड नॉर्मलाइजेशन में, लोग करते थे क्लासिकल एग्जांपल्स में। सो आई जस्ट थॉट कि आई शुड शो यू दीज थिंग्स। स्टेमिंग ये एक खास किस्म की लेमेटाइजेशन है, ये यूँ कह लें बड़ी ही पैथेटिक किस्म की लेमेटाइजेशन है, जिसमें आप रूल्स इस तरह से बनाते हैं कि अगर एंड पे ATE आ रहा होगा तो मैं उसको रिमूव करके ये वाला रूट बना लूंगा, अगर ING आ रहा होगा तो उसको मैं रिमूव करके ये। अगेन यू गो थ्रू द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज एंड यू कैन मेक सर्टन रूट्स अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स। फॉर एग्जांपल वर्ड्स होते हैं जिसके एंड पे 8 आ रहा होता है तो उनको ख़त्म करके नल लगा दूंगा, नेशनल, जैसे अफेक्शनेट, इसको इस किस्म के जितने भी वो अफेक्शनल हो जाएंगे। इंग पे खत्म होने वाले जितने भी उनका रूट होगा कि इंग को ना लगाएं, वो रूट एंड सो ऑन। ठीक है, इस किस्म की जो बड़ी ही पुअर किस्म की लेमेटाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड स्टेमिंग। ओके, कई दफा ना एक वर्ड की मुख्तलिफ तरह से यूज होने में ना, जब हम टोकनाइजेशन वगैरह करते हैं और आगे उसको यूज करते हैं तो वो एक ही वर्ड असल में उसका रूट सेम होता है, वो मुख्तलिफ मीनिंग देना शुरू हो जाता है। सो क्लासिकली पीपल थॉट कि व्हाई नॉट यूज देयर रूट टू बी मोर कंसोलिडेटेड, कि ये वर्ड है, इसी की कोई ना कोई फील्ड में से कोई वर्ड यूज हुआ हुआ है, रूट यूज करें। यस, which is not a good idea, but that's what classically people. Sentence segmentation, सेंटेंस को खत्म करने के लिए अगर कोई सेपरेटर है, जैसे अंग्रेजी की मैं मिसाल देता हूँ, पीरियड जो है ये खत्म करने के लिए यूज होता है, अक्सर क्वेश्चन मार्क यूज होता है, लेकिन ये डॉट जो है, ये क्वेश्चन मार्क तो कई दफ़ा इतना एम्बिगुअस नहीं होता, लेकिन ये डॉट जो है ये आपको काफ़ी एम्बिगुइटी दे सकता है कि डॉट जो है ये किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है या ये सेंटेंस सेगमेंटर है, सेंटेंस सेपरेटर है। तो उसके लिए जो प्रैक्टिस है वो ये है कि आपके पास अगर टोकनाइजेशन करते वक्त या टेक्स्ट को गो थ्रू करते वक्त अगर एब्रीविएशन की एक डिक्शनरी ऑलरेडी मौजूद हो, इस लैंग्वेज में एब्रीविएशंस कौन कौन सी हैं, तो फिर शायद आपको डॉट का पता चल जाएगा कि ये डॉट किसी एब्रीविएशन का भी पार्ट हो रहा है या ये सेंटेंस को फिनिश कर रहा है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि डॉट्स और डॉट्स के अलावा जितने भी डेटा है उसका एक ट्रेनिंग डेटा बना लिया जाए क्लासिफिकेशन के लिए, और हर डॉट को देखा जाए कि ये सेंटेंस सेगमेंटर के तौर पे है या विदाउट सेंटेंस सेगमेंटर के तौर पे ये अपीयर हो रहा है यहाँ पे। सो इट कैन बी टर्न इनटू बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, एंड देन एट द रन टाइम यू कैन जस्ट सी, कॉर्पस से रीड करें डेटा काफ़ी सारा, हर डॉट के बारे में देखें कि ये डॉट जो है ये सेंटेंस सेगमेंटर है नहीं है, मेक अ बाइनरी क्लासिफायर आउट ऑफ इट, एंड एट द टेस्ट टाइम जब भी डॉट आए
ask your classifier, is this sentence segmented or not? Okay. So great. Next, we are going towards spell correction, minimum added distance. So the idea is you have, by the way, you are seeing these slides are being annotated already, like I have already taught someone. Actually, recently I have made a full course on natural language processing, and it will be published on Udemy within a week, inshallah. And so these are the slides of that course. So ये already मैंने उसके ऊपर सारा कुछ किया हुआ है, तो मिटाना मुझे याद नहीं रहा, वो मैंने दे भी दी आप सबको, इसलिए मैं कहा ठीक है, ठीक जी, मैं आपके लिए वो फ्री कर दूंगा इंशाल्लाह। ये विद इन अ वीक जो है वो कोर्स पब्लिक हो जाएगा उधर। वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये 11वां या 12वां कोर्स है डेटा साइंस में यूडेमी के ऊपर, और ये रिसेंटली अभी मैंने ये संडे को मैंने कंप्लीट किया, संडे को मैंने उसको दे दिया, तो वो 1 हफ्ते में हो जाएगा। तो जैसे ही वो होगा तो मैं उसकी आपको फ्री इनरोलमेंट दे दूंगा, आप फिर उसको अपने तौर पे भी देखते रहेंगे। लेकिन यूडेमी वाला कोर्स जो है वो मैथमेटिकली लेस इंटेंसिव होगा, आपको क्लास में ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, तो उसको देखें ज़रूर, बहुत अच्छा है बिगनर्स के लिए, बट यू विल बी सीइंग मच मोर इन द क्लास हियर, डोंट सैक्रिफाइस योर क्लास। सही है, ओके। सो ये शो मारने का एक अच्छा अंदाज था, मैंने समहाउ बताना था कि मेरे यूडेमी पे कोर्सेज हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे एक बहाना मिल गया है, थैंक्स। ओके, spell correction, minimum added distance. The idea is, ये एप्लीकेशन एक स्पेल करेक्शन है, लेकिन एप्लीकेशन से पहले मैं आपको बताता हूँ ये मिनिमम एडिड डिस्टेंस है क्या। दो स्ट्रिंग्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है ये कंप्यूट करने का एक तरीका है ये मिनिमम एडिड डिस्टेंस। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक वर्ड हो, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ, बल्कि एक वर्ड है इंटेंशन और एक वर्ड है एग्जीक्यूशन, and you want to see what is the difference between this word and that word, what should be the way to compute the distance, like intuitively if you see a word good and a word should, for example, it looks like they are much more similar, it looks like so, regardless of if should has certain meaning or not, it looks like they are similar. On what grounds you are saying they are similar or they have less distance, and on what grounds you are saying these two words have or these two strings have more distance? So what's the criteria? Sorry, लेकिन दोनों strings की length फर्क भी हो सकती है, so there may not be any point by point matching, और हो सकता है एक बड़ा हो और दूसरा छोटा हो और वो किसी की सब स्ट्रिंग हो, ये भी हो सकता है। So one very popular way of defining the distance between two strings is to define the minimum number of operations that can convert one string to the other. Minimum number of operations. And the operations are delete a character, insert a character, and substitute a character. So you have a string, let's say X, and you have a string, let's say Y. You want to convert X to Y. There can be so many silly ways to do that. But what is the best way of converting X to Y in terms of these transformations, character by character? And the best way consumes how many transformations? That number of transformations is the distance between two strings. And that distance is called minimum added distance. Minimum edit distance, how many edits at minimum you can do to come up with another string. Yes? If you understand the definition of edit distance and minimum edit distance, then I should tell you the algorithm. Yes? Okay. The algorithm is like the following.
Okay, let's say you have a string X, which is this string. And let's say you have a string Y, which is this string. I have intentionally drawn the strings of two different lengths. And X may be smaller and Y may be larger, and vice versa, or maybe the same length or whatever. There is no, constraint that they have same lengths or something like that, okay? The goal is I want to convert X to Y. And to convert from X to Y, I'm allowed to do deletion in X. Remember, I want to convert X to Y. Y को हमने छेड़ना भी नहीं है. X में करना है जो कुछ करना है. Okay? So I can delete in X. I can insert. That's an operation. That's an operation. And the third operation is substitute. X के अंदर कोई किसी दूसरे कोई और करेक्टर जो है उसको रिप्लेस कर दें. एक तो ना डिलीट करें, इंसर्ट करें, रिप्लेस करें. नॉर्मली ये जो डिलीशन की कॉस्ट है, नॉर्मली इसको 1 अज्यूम किया जाता है, लेकिन आप डिलीशन की कॉस्ट अपने सिस्टम के लिहाज से देख लें कितनी होनी चाहिए, वो आप डाल लें जो भी आपका नॉर्म 1 कैन बी काउंट. अगर नंबर ऑफ एडिट्स देख रहे हैं तो डिलीशन कॉस्ट इज 1, इंसर्शन कॉस्ट इज 1. Some authors say that the substitution cost is 1 because it's a transformation. Some authors say the substitution cost is 2 because it is a combination of deletion and insertion. So you delete and then you insert. Clear है? और अगर आप substitution cost को 2 assume करते हैं तो ये जो minimum added distance है इसका एक खास नाम फिर बन जाता है, उसको कहते हैं Lewisham distance. Lewisham distance. The only difference is the substitution cost is 2. सही है? तो ये मुश्किल सा लफ्ज अगर आपको कहीं नजर आए तो घबराना नहीं है. Substitution cost 2 है. सही है जी? Anyways, whatever the deletion cost is, whatever the insertion cost is, whatever the substitution cost is, हम करेंगे ये कि हम एक नई अरे डिक्लेयर करेंगे या एक नई अरे कीप करेंगे जिसमें हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो इंडेक्स बाय इंडेक्स सेव करते जाएंगे. अब हमने कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन की, अब हमने कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन की, अब हमने कौन सी सो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो भी की, जो भी बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन थी वो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या किया, फिर सेकंड बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड सो ऑन. सो लेट मी कॉल दिस अरे एज आर. ओके, सही है. Okay, let me define C I J. Let's say C I J represents the minimum cost. ये minimum को मैंने highlight किया, some minimum cost so far. Minimum cost to align के स्पेलिंग यही होते हैं. एच आता है. टू अलाइन X 1 to I and Y 1 to J. I'm assuming the index of the string starts from 1. That's why I'm writing this. So first करें Cij is the cost, minimum cost for aligning the string X till I and Y till J. और यहां तक अलाइनमेंट की जो मिनिमम कॉस्ट है वो हमने सेव की हुई है, विच इज Cij. यस, सही है जी. या इसको यूं भी समझिए, मैं टेक्निकल वर्ड डायनामिक प्रोग्रामिंग की तरफ आना नहीं चाह रहा अभी, क्योंकि ये नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है. डायनामिक प्रोग्रामिंग है ये करिए नहीं, लेकिन एनीवेज तो आप खैर इसको इस तरह से समझें कि कोई बड़े समझदार इल्म वाले बाबा जी वो आपको बता रहे हैं
कि बेटा मैं तुम्हें जब बुलाओगे मैं तुम्हें बता दूंगा कि स्ट्रिंग 1 को ith इंडेक्स तक और स्ट्रिंग 2 को jth इंडेक्स तक अलाइन करने की बेस्ट कॉस्ट क्या होती है। इससे आगे तुम्हारा काम, फर्ज करें। सही है जी। और बाबा जी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि मैं अगर x की लेंथ, फिर बिल फर्ज x की लेंथ n है और y की लेंथ n2 है, तो बाबा जी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि i और j की वैल्यू n1 और n2 नहीं होनी चाहिए। यानी मैं पूरा नहीं बताऊंगा, बीच में जहाँ से पूछो बता दूंगा, उसके बाद तुमने आगे जाना। अज्यूमिंग के सच अ बाबा एग्जिस्ट, अज्यूमिंग, ठीक है। हाउ कैन वी फाइंड आउट द बेस्ट कॉस्ट? सो लेट्स सी। आप मुझे बताइए, अगर मैंने c निकालना हो, Cij, where this is index I and let's say this is index j somewhere here, let's say, यानी बाबा जी मुझे फॉलोइंग थिंग्स बता सकते हैं। बाबा जी कैन टेल मी द कॉस्ट ऑफ अलाइनिंग I - 1 to j. Baba ji can tell me this. Baba ji can tell me this. And Baba ji can tell me this. And my goal is to find out this. That's my goal. Let's say आखिरी इंडिसेस दोनों इकट्ठे अगर मैं उससे पूछूंगा तो नहीं बताएगा। आप अगर I कहेंगे ना, I की वैल्यू 10 है और J की वैल्यू लेट्स से 13 है, तो बाबा जी कहेंगे मैं 11,13 नहीं बताऊंगा, 11,12 पूछ लो, ठीक है। 10,13 पूछ लो या 12,9, या जो भी, मतलब मैं वो नहीं बताऊंगा जो तुम फाइंड आउट करना चाहते हो, वो तुम खुद करो, कुछ काम खुद भी किया करो, लेट्स से, ठीक है। इन तीनों में से ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, अवेलेबल, आई एम हियर। और फिर बाबा जी कहते हैं कि अब ये मैंने तुम्हें तीनों बता दिया, मुझे Cij निकाल के दिखाओ। तो क्या ख्याल है, आप कैसे निकालेंगे? व्हाट डू यू थिंक? याद रखें, Cij इज द अलाइनमेंट कॉस्ट ऑफ स्ट्रिंग x एंड स्ट्रिंग y टिल द इंडिसेस I एंड j। यानी यहां तक अगर स्ट्रिंग अलाइन हो चुकी है तो कॉस्ट कितनी लगी थी, बेस्ट कॉस्ट, ये वो है। एनीबॉडी फ्रॉम द ऑडियंस? गिवन दिस इंफॉर्मेशन, हाउ कैन आई गेट Cij? Online audience. No idea. No idea. कंडीशन ये कि आपने अलाइन करना है। Cij जो है वो बेस्ट कॉस्ट होगी अलाइनमेंट की। लेस कॉस्ट किसकी? इन तीनों में से जो लेस है वो पिक कर लें, इन दोनों में से जो एक लेस है वो पिक कर लें, फिर वही पिक होती जाएगी हमेशा। वो पिक कोई Ij के लिए वही लेस थी ना, अगली दफा I+1 J+1 के लिए वही पिक होनी है क्योंकि वो लेस थी, सो ऑन। वो तो नहीं होगी, मिनिमम पिक करनी है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने मिनिमाइज करनी है कॉस्ट को। तो कहीं ना, यस, व्हेन टू इंसर्ट, व्हेन, एग्जैक्टली। Cij पे पहुंचने के लिए हमें इन तीनों में से कोई एक पिक करना है और कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन करके आगे जाना। हो सकता है वो ट्रांसफॉर्मेशन नल ट्रांसफॉर्मेशन हो, विच मीन्स के ith एलिमेंट और jth एलिमेंट सेम हो और पिछली स्ट्रिंग ऑलरेडी अलाइंड हो, सो ट्रांसफॉर्मेशन इज नल ट्रांसफॉर्मेशन, विच मीन्स जीरो कॉस्ट फॉर दैट। लेकिन हमें कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन करके आगे जाना है। सो अब जरा ध्यान से देखिएगा, फर्ज करें कि आई एम यूजिंग लेट्स से दिस वन, and this is my record keeping so far, and now I want to see which transformation I'm going to do now for I and j. Okay, so what do you think if I already know
the cost of aligning string X till here and string Y till here, if they are already aligned, I know. And also I know कि इन दोनों को align करने की cost कितनी है, which is Cij minus 1. तो अब अगर मैंने इंडेक्स I से J तक अलाइन करना है, मैं इंडेक्स I से J minus 1 तक अलाइन कर चुका हूं, मुझे उसकी कॉस्ट भी पता है. अगर मैंने I से J तक अलाइन करना हो, व्हाट शुड आई डू? एक ऑपरेशन करना पड़ेगा उसके लिए. जी हेलो, तो उसके लिए एक ऑपरेशन करना पड़ेगा. कौन सा ऑपरेशन? इंसर्ट करें, इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं. डिलीट कर दें. जो बड़ी है अगर उसमें से कर दें तो दूसरे जितनी हो जाएगी और बराबर हो जाएगी. देखें, यहां से ये वाली जो पूरी स्ट्रिंग है ये इससे अलाइंड है यहां से. अच्छा चलिए सिंपल क्वेश्चन लेते हैं. अगर मुझे ये पता हो कि स्ट्रिंग I minus 1 एंड स्ट्रिंग J minus 1 तक दोनों अलाइंड हैं और मैंने I और J को अलाइन करना है, इन दिस इज इंडेक्स I, दिस इज J, मैंने यहां तक अलाइन करना है using Ci minus 1 Ji minus 1, what should I do? What should be the cost now? That's a simple question. सब्स्टिट्यूशन होगी या फिर मैच है. Exactly. अगर आपके ये दोनों मैचिंग हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन नल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कॉस्ट 0 ऐड हो जाएगी. और अगर ये दोनों मैचिंग नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी और अब वो I और J तक अलाइन हो जाएंगे. यस, सो गोइंग फ्रॉम I minus 1 to J minus 1 प्लस either 0 और 2, इनमें से कोई एक होगा ऐड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन इफ the X at I is equal to Y at J or not. Make sense? या 0 ऐड होगा या 2 ऐड होगा. 2 बिकॉज ऑफ लेविशिंटन डिस्टेंस अगर आप ये यूज कर रहे हैं. अच्छा, ये इजी था. अब इस पे आए जरा, इस पे क्या होगा और इस पे क्या होगा. These are a little harder. एक में इंसर्शन होनी है, एक में डिलीशन होनी है. मुझे सिर्फ ये बताएं इंसर्शन किस में होनी है, डिलीशन किस में होनी है. सॉरी, J minus 1 वाले में इंसर्शन होगी. यस, J minus 1 वाले में इंसर्शन होगी, यानी ये यही वाले में. कैसे? मसलन अगर मैं मिसाल दूं तो लेट्स से ये अलाइंड था, ये मैंने रीड किया ना, यहाँ पे n भी रीड कर लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे ये था, मैं इधर I तक पहुंच गया और इधर मैं J minus 1 पे बैठा हूँ, ठीक है. और अब मैंने देखा कि ये C है और यहाँ पे मैं ऑलरेडी जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे अगर मैं C इंसर्ट कर दूँ, तो जहाँ मैंने सोर्स स्ट्रिंग I तक पढ़ ली होगी, मैंने दूसरी जो स्ट्रिंग Y है वो J तक पढ़ ली होगी, एंड नाउ दे आर अलाइंड if I insert. Yes? So in this case I will be doing insertion Ci J minus 1 plus insertion cost. In this case I'll be deleting a character. जरा गौर से देखें, ये आयत है और ये है ये I minus 1 तक है, ये आयत करेक्टर है और ये J है. And I know कि this thing is perfectly aligned with this thing. This is causing a problem maybe. Let's delete it. And now अब मैंने source string I तक पढ़ ली है और दूसरी string मैंने J तक पढ़ ली है, and they are still aligned. So I have three things: C I minus 1 J minus 1 plus substitution cost
और 0, डिपेंडिंग अपॉन के ये जो दोनों करेक्टर्स थे वो मैचिंग थे या नहीं थे, और आई हैव सी आई जे -1 प्लस इंसर्शन कॉस्ट, and I have C I -1 to j plus deletion cost, and I will take minimum of these, whatever the minimum is, and that is my cost for C, I and j. Make sense? अगर सब्स्टिट्यूशन तब होगी जब ith और jth करेक्टर मैच नहीं हो रहे। अगर ith और jth करेक्टर मैच हो रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना और आगे चले जाना आपने। In that case you have done no transformation. That is it. Make sense? That's it. Now if you start from the very beginning, M00, M10, उनकी ये कॉस्ट निकालना मैनुअली बड़ा आसान है देख के। अगर स्टार्ट में आपको कॉस्ट पता है, then through this formula you can build the whole things. Yes? Make sense? Yes, no? आपको टेबल दिखा दूं? ये जरा देखें, ये है मेरी, कोई एक इसको सोर्स स्ट्रिंग ले लें, कोई एक डेस्टिनेशन स्ट्रिंग ले लें। लेट्स से ये नल स्ट्रिंग है, ये नल स्ट्रिंग है, और ये मेरी कॉस्ट है। अगर मैंने नल स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना, अगर मेरी ये सोर्स स्ट्रिंग हो, अगर मैंने नल स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है नल स्ट्रिंग में 0, अगर मैंने नल स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है आई में एक इंसर्शन, अगर मैंने नल स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है आई एन में 2 इंसर्शंस एंड सो ऑन। यस, दैट्स द फर्स्ट कॉलम। दिस मैट्रिक्स इज बाय द वे सी मैट्रिक्स, और मैंने स्लाइड्स में डी लिखा, बट दिस इज सी मैट्रिक्स। इसी तरह अगर मेरी सोर्स स्ट्रिंग ई हो और मैंने उसको नल में कन्वर्ट करना हो, 1 डिलीशन। अगर मेरी सोर्स स्ट्रिंग ई एक्स हो और इसको मैंने नल में कन्वर्ट करना हो, 2 deletions and so on. Once you have this row available, this column available and this row available, now just apply the formula and progressively build these things. And finally this entry at this particular location will give you the minimum cost of aligning 2 strings. And that basically is the distance between 2 strings, known as Lewisham distance or minimum added distance. Make sense? Yes, no? Let me show you the code if you're convinced. I guess I have the code. Okay, that's the code for this is the code for minimum added distance. I import spacey model, और ये तो मैंने बस वो बताना था आपको। और बाय द वे ये लेमेटाइजेशन और स्पेसी के अंदर पार्ट्स स्टॉप वर्ड है नहीं है, ये देख लीजिएगा बाद, जस्ट सेंटेंस सेगमेंटेशन वगैरह वगैरह। लेट मी गो टू द टॉपिक। मिनिमम एडेड डिस्टेंस, x source string, y the destination string, deletion cost जो भी आप देना चाहते हैं by default 1, insertion cost जो भी आप देना चाहते हैं by default 1, substitution cost जो भी आप देना चाहते हैं by default 2. That's the algorithm. M length of x plus 1 because I'm also entertaining the empty string. N this, D the whole matrix, M by N matrix. Remember, if any array is indexed by 2 numbers, it's a 2-dimensional array. If array is indexed by 3 numbers, it's a 3-dimensional array. C was a 2-dimensional array, I comma j. It must be a matrix. Okay? Okay. Then from I in range M, अगर एक मेरी स्ट्रिंग जो है वो खाली हो, यानी j जो है वो 0 हो और I मेरे पास बहुत ज्यादा हो, तो मैंने
x को y में कन्वर्ट करना हो तो मेरी डिलीशन कॉस्ट ही लगेगी ना। तो ये वो सारा जो है वो डिलीशन कॉस्ट के लिए, दैट्स द बेस केस। यस, और किस इंडेक्स तक मैं पहुंच गया उतनी डिलीशन कॉस्ट लग चुकी होगी। और इसी तरह अगर मेरे पास सोर्स एम्प्टी हो और मेरे पास जो डेस्टिनेशन है वो भरी हुई हो तो मेरे पास इंसर्शन कॉस्ट लगेगी। दैट इज माय बेस केस। पहली रो और कॉलम फिल हो गया। यस, देन आई विल मूव ऑन फॉर आई रेंज, एम जे रेंज। क्योंकि मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग को हैंडल कर लिया हुआ है इसलिए मेरा इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है। पाइथन के अंदर 0 से इंडेक्स शुरू होता है। चूंकि मैं एम्प्टी स्ट्रिंग का केस हैंडल कर चुका हूं इसलिए आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। आफ्टर डिलीशन कॉस्ट ये आएगी। यस, आफ्टर इंसर्शन कॉस्ट ये आएगी। और अगर ये इक्वल हैं तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन कॉस्ट ये आएगी, अदरवाइज ये आएगी। तो ये कॉस्ट क्या होगी? इन तीनों का मिनिमम। That's it. Return this matrix, you are done. How simple is this code? Very elegant, very simple, I mean, very intuitive. इसकी मुझे कोई रन टाइम कॉस्ट बताएगा कितनी? n स्क्वायर अगर दोनों की लेंथ n है, अदरवाइज nm अगर एक की n है दूसरी की n। ठीक है, ओके, ग्रेट। ये मैं इंटेंशन ये और एग्जीक्यूशन सो समथिंग ये इनकी मैंने कॉस्ट निकाली और निकली नहीं। उसकी वजह ही है कि मैंने, मेरा ख्याल है, इसको वो ही नहीं किया। मैंने चलाया नहीं इसको। निकल गया, ये निकला ही 24। ठीक है, ये स्पेलिंग मैं करेक्ट करने लगा हूं। आप मुझे वर्ड बताएंगे, मैं उसके आपको बेस्ट वर्ड बताऊंगा जो उसके करीब तरीन है। आप अक्सर लिखते हैं ना तो स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, तो वो खुद ही करेक्ट करता है। करता कैसे, ये देखिएगा जरा। ये मेरे पास कोई लैंग्वेज है और उसकी कोई वोकैबुलरी है मेरे पास। मैंने कोई टोकनाइजेशन की और वोकैबुलरी बना ली। सॉरी, हाँ, ठीक नहीं करेगा। वो देखेगा इसके करीब तरीन वर्ड कौन सा है, वो कहेगा ये तुम लिखना चाह रहे थे, तुमने गलत लिख दिया। डिक्शनरी का वर्ड वो लाएगा जो करीब तरीन है और लाएगा मिनिमम एट डिस्टेंस के थ्रू। अब इसका एल्गोरिथम सोचे ना, आप जो वर्ड टाइप कर रहे हैं वो वर्ड इनपुट होगा और आपकी जो डिक्शनरी है उसके सारे वर्ड्स भी हैं। तो ये 1 by 1 मिनिमम एडिट डिस्टेंस निकालेगा सबसे और देखेगा कि सबके साथ जो मिनिमम एडिट डिस्टेंस है उसमें मिनिमम किसके साथ है। दैट इज द वर्ड यू आर गोइंग टू टाइप। यस, दैट इज द स्पेल करेक्शन सिंपल एप्लीकेशन। ये एक पैकेज है जिसमें एडिट डिस्टेंस जो है ना ये फास्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया हुआ है। अगेन ये कोड मैंने लिखा है, डोंट यूज दैट कोड, इट्स स्लो बट इट्स एक्सप्रेसिव। ओके, दैट्स अ पैकेज। ये मेरे पास वोकैबुलरी है बिलफर्ड्स, 83,000 उसमें लफ्ज हैं। ये करेक्ट स्पेलिंग में मैं एक वर्ड दूंगा जो मैंने टाइप किया होगा और मैं पूरी डिक्शनरी दे दूंगा और वो एडिट डिस्टेंस निकालेगा सबके साथ और एडिट डिस्टेंस निकालने के बाद जो मिनिमम होगा वो रिटर्न कर देगा। यस, चला के देखते हैं, मजेदार इसके रिजल्ट्स हैं। एक दफा मैंने जी बताएं जी, वर्ड बताएं जी। फिनिश, ऐसे कर लें, फिनिशी। ओ ठीक है, वो एडिट डिस्टेंस, ओहो ये मैंने इसके अंदर एडिट डिस्टेंस वो नहीं किया हुआ, मेरे लैपटॉप में हुआ हुआ ये एडिट डिस्टेंस करके चलाइएगा, इट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? यस, डॉट प्रोडक्ट से तब सिमिलैरिटी निकालेंगे जब आप एक स्ट्रिंग को एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर चुके हो। स्ट्रिंग्स को पहले टोकनाइज किया जाता है, टोकन्स को वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है एंड देन यू गेट वर्ड्स। वो वर्ड सिमिलैरिटी होती है, वो भी हम देखेंगे, उसको सेमेंटिक सिमिलैरिटी कहते हैं। देखेंगे बड़ी डिटेल के साथ इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चंस? सो फॉर सो गुड जी। ऑनलाइन ऑडियंस, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके जी, जबरदस्त। ये डिक्शनरी में से लुकअप कैसे कर रहा है? कैन यू शो दैट लाइन? ये
ये एडिट डिस्टेंस है ना, ये बेसिकली एक फॉर लूप लगा हुआ है ना, इसमें जो इससे नीचे वाली लाइन में जो की जा रही है बीच में, ये मैंने एक अरे बनाई है सारे डिस्टेंसेस की, यानी हर वर्ड के साथ उसका डिस्टेंस कितना था उसकी एक लिस्ट बन चुकी हुई है, और फिर मैं निकालता हूं कि इसमें से जो मिनिमम नंबर है ना उसका आर्गुमेंट क्या है, वो जो भी आर्गुमेंट निकलेगा वो एल के अंदर यानी मेरी डिक्शनरी के अंदर एज एन इंडेक्स जाएगा। ठीक है, वर्ड इंडेक्स आ रहा है। यस, वो वर्ड इंडेक्स आ रहा है, ये आर्गुमेंट आ रहा है ना, ऑर्ग मिन, आर्गुमेंट मिनिमम वैल्यू का आर्गुमेंट दो यानी इंडेक्स दो, और ये एमईडी के जो वर्ड्स हैं ना वो डिक्शनरी के वर्ड्स के साथ अलाइंड है, इंडिसेस अलाइंड है। यस, ठीक है, थैंक्स। वेलकम। ये मैं कोड फाइल इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आयशा के साथ, आयशा सारी क्लास को दे देंगी। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।